हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट अ पॉइंट। तो अगर इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं, समझ में आया बेटा क्या है? देखो ये सिचुएशन दी हुई है आपको, ऐसे कुछ दिया है कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके पास एक शीट है, पॉजिटिव चार्ज की शीट है, इनफाइनाइट है, लेकिन मैं अभी इसका एक स्मॉल पोर्शन, ये यहाँ कंटिन्यू करती है बेटा सब तरफ, है ना, इट कंटिन्यूज ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हमें, आपने पढ़ा है क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो फिर आगे करने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। पढ़ा है क्वेश्चन को? देख लो एक बार, रीड इट केयरफुली। लास्ट पार्ट को पढ़ो। द पोटेंशियल एट द शीट इज V0। जहां पर शीट है वहां पे पोटेंशियल आपको दी हुई है कितनी, आपको ये मानकर चलना है, ये रेफरेंस पॉइंट है। जैसे बेटा ये हमने जो सीबीएसई में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, देखो अगर एक पॉइंट चार्ज है Q, मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ Q, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q। अब इस Q चार्ज से, हेलो, बेटा ये अगर एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल फाइंड करते हो तो आप ये फॉर्मूला लिखते हो कि Q की पोटेंशियल r डिस्टेंस के ऊपर इस फॉर्मूले से मिल रही है, ये पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल कब आती है? ये पोटेंशियल यहाँ पर तब आएगी बेटा जब हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। कहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं वो सबको मालूम है। जब हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल को, व्हेन वी अज्यूम दैट v इंफिनिटी इज जीरो, अगर हम पोटेंशियल को इंफिनिटी पर जीरो मानते हैं तब यहाँ पर पोटेंशियल इतनी आती है, ठीक है। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल कब आएगी? जब इंफिनिटी पे हम जीरो मानते हैं। तो अब इन्होंने रेफरेंस चेंज कर दिया, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर शीट के ऊपर आप पोटेंशियल को v0 मान लो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज करती है। तो अगर मैं यहां ऐसे चलता हूं आगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहां की पोटेंशियल, मान लो ये वाला पॉइंट Z0 डिस्टेंस पर है शीट से, तो P की पोटेंशियल O की पोटेंशियल से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएल। ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियसली अप्लाई करता है। इंस्टेंटेनियसली अप्लाई करने का मतलब है कि यदि हम एक पॉइंट पर खड़े हैं और उस पॉइंट से हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में आपने एक छोटा सा डिस्टेंस डीएल कवर करना है, ठीक है। तो अगर उसी की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे तो फिर आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे ई कॉस थीटा आता है ना। तो ये आपको डेरिवेशन में बताया था। तो अब ये इस पॉइंट पे मान लो, पी पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो पी पॉइंट है, इसको ना समझना बहुत जरूरी है। ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये हमने सीबीएसई की क्लास में करा है कि हम पी पॉइंट पर अगर खड़े हैं तो पी से खड़े होके हम चाहें तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहां तक जा सकते हैं, हम चाहें तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस यहां तक भी जा सकते हैं, हम चाहें तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस यहां तक भी जा सकते हैं,
ठीक है। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो ई और वी में कुछ और होता है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये होती है। लेकिन क्योंकि ये जो आपके पास डेल ऑपरेटर है ये 12th के सिलेबस में नहीं है, तो हम एग्जैक्टली तो ई और वी में क्या रिलेशनशिप होता है वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जितना हमको आईआईटी के लिए, एम्स के लिए करना करना होता है, तभी तो मैं सबका कनेक्शन ला रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो एक चीज और है बेटा, कोई भी मुझे प्राइवेट में रिप्लाई नहीं करेगा, सब लोग ओपनली रिप्लाई करो ताकि सब लोग देख सकें। ओके, बी गुड स्टूडेंट्स। तो अब मान लो हम थोड़ा सा डिस्टेंस हम कवर करते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। मान लो मैं यहां से यहां तक जाता हूँ और ये एंगल है थीटा, और ये जो ब्लू वाली वेक्टर ये डीएल लेंथ की है। तो ऐसा करने से तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो डीवी आएगा वो आएगा माइनस ई डी एल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये इंस्टेंटेनियसली अप्लाई इसलिए कर रही है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो आप थोड़ी सी देर के बाद आप इधर आ गए, मान लो, ठीक है। अब सपोज यहां से चल के आप इधर आ गए, अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, या किसी और डायरेक्शन में मान लो ऐसे है। मान लो हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है। अब आप इस तरफ जाओगे तो एंगल कुछ और आएगा, ठीक है। तो समझ में आपको? तो लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है जो ऊपर हमने लिखा है, तो दो तरीके से हम चल सकते हैं बेटा। एक तो आप ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हो, देखना वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। ये वाला रिजल्ट याद है आपको? इस फॉर्मूले को क्रैम कर लो, ठीक है। वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू ये, अब आप देखो आपके नोट्स में जानबूझ के इसको धीरे धीरे करा रहा हूं बिकॉज तभी आपको आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला सबने किया है, वी आई माइनस वी एफ, वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फ्रॉम आई टू एफ। अब यहाँ पे लेकिन ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल तो हमेशा किसी पाथ पर होता है, और ये रेड वाली जो डॉटेड लाइन है ये पाथ है कि मान लो हम ओ से पी तक जाते हैं, ठीक है। तो वी आई कितना है, वी आई है वी जीरो, और वी एफ कितना है जो हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट। अब डॉट डीएल हमने कैपेसिटर्स में किया ना, डॉट डीएल क्या है, जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उस पाथ के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल वेक्टर, और यहां से यहां तक यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यूनिफॉर्म है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको ई डी एल कॉस जीरो, क्योंकि ये जो डॉटेड वाली लाइन है इसमें हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, ई वेक्टर, ठीक है। तो ई डी एल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा ई डी एल। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला बना वी जीरो माइनस वीपी इज इक्वल टू ई इंटू, अब क्योंकि इंटीग्रल डीएल ये कितना है बेटा, ये आई से लेकर एफ तक, क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है तो ई बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा इंटीग्रल डीएल फ्रॉम आई टू एफ। अब इंटीग्रल डीएल फ्रॉम आई टू एफ इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, तो वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जेड जीरो। तो वीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वी जीरो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जेड जीरो, ठीक है। आंसर ही आएगा वी जीरो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू जेड जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब वो ऑप्शंस को देख लो, अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग कंडक्टिंग प्लेन दिया हुआ है या इंसुलेटिंग प्लेन दिया हुआ है, इनफाइनाइट शीट दिया हुआ है, तो इसको आप बस कुछ ऐसे इनफाइनाइट प्लेन मानकर कर दो, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 करके, और यहाँ पर हम z0 करके आंसर दे देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है। देखो आप लोगों ने कुछ डाउट्स मुझसे एनसीईआरटी में से भी पूछे हैं, जो मैंने डेलिबरेटली आप लोगों को कहा है कि बेटा ये बाद में लेंगे, क्योंकि ना जब तक नेक्स्ट कुछ चीजें नहीं पढ़ते ना तब तक पहले वाली चीज अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है। आ गया बेटा सबको समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आराम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, है ना, नहीं तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना समझे अगर पढ़ते रहोगे। तो टेक योर टाइम, स्टडी कंफर्टेबली, दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, शाबाश, 5 मिनट के लिए ट्राई करेंगे। टू थिन वायर मेटेलिक रिंग्स each having radius capital R are placed distance d apart। देखो इमेजिन करो, देखो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। मेटेलिक वायर रिंग्स, रिंग्स का तो मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर लूप किया था कि नहीं हमने, तो ये मेटल की दो बैंगल्स इमेजिन कर लो आप, पतली पतली, ठीक है, और इनके विद देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग, है ना, एक ही लाइन के ऊपर इनके सेंटर्स हैं,
ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर इनके सेंटर्स आ रहे हैं। तो एक के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, प्लस क्यू, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है, रिंग के ऊपर माइनस क्यू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स, तो इनके सेंटर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, आप ट्राई करो उसके बाद। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या क्वेश्चन है, फिर से देखो। ठीक है, आपको बेटा दिया है कि दो मेटालिक रिंग्स है, दो मेटालिक रिंग्स है, एक यहां पे ले लो आप। ठीक है, ये तो खतरनाक हो गया ना, चलो ठीक है, ये एक मेटालिक रिंग है। ठीक है, और एक दूसरा मेटालिक रिंग यहाँ पे कोएक्सियल है। ठीक है, ये दो मेटालिक रिंग्स है बेटा, ये कोएक्सियल है, और इनके जो सेंटर्स आएंगे, इनके जो सेंटर्स आएंगे वो कहां पर है, वो मान लो ये C1 और C2 ले लेते हैं, लेकिन चलो A और B ले लेते हैं, है ना। अब हमें निकालना है VA माइनस VB, एक बार पढ़ना आप, अभी मैं दिखाऊंगा। एक के ऊपर तो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव ले लें, इसके ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि डाइपोल में हमने ऐसी डायग्राम्स बनाए ना, वैसी ले लेते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसी एक हमारी बायस होती है कि हम किस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव लें, किसी भी तरफ नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं। तो एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज फैला हुआ है और दूसरे के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। ठीक है, अब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार दोबारा से, क्योंकि जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे ना तो समझ नहीं आएगा। देखना बेटा, two thin wire metallic rings each having a radius capital R are placed distance d apart। ठीक है, तो डिस्टेंस के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल डी। पोटेंशियल डिफरेंस, अब सारी चीजें पता चल गई होंगी आपको। ठीक है, पता चल गई सारी चीजें, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, लो आगे देखना। हाँ ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है डी, ए और बी के बीच में। ठीक है, और इनका रेडियस भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, कैपिटल आर। सोचो बेटा कैसे आएगा, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, सोचो। VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर हमें VA पता चल जाए और VB पता चल जाए तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। VA की क्या एक्सप्रेशन होगी, अब आप कहोगे पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला किया ही नहीं हुआ, तो देखना पोटेंशियल का फॉर्मूला कर लेते हैं एक बार। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा मुश्किल है, ये देखना बेटा, अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है और आप यहां पर हो एक्सियल पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको मालूम है बेटा क्या आएगा। अगर Q स्मॉल q चार्ज ले लेते हैं, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर अगर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है, माइनस डीवी बाई डी एक्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना। तो मतलब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगी, लेकिन आप क्या, क्योंकि ना पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखना मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, अगर मैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 को डिफ्रेंशिएट करूं, देखना क्या आता है। इस ये अगर हम v ले लें और इसका dv बाई डी एक्स करके देखें क्या आएगा बेटा, देखो के क्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये कितना है बेटा, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2। तो डेरिवेटिव लेने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2 का डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे -1/2 को नीचे लिखोगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, माइनस में, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस डीवी बाई डी एक्स भी हमको लेना है, तो ये माइनस भी लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये 2 कैंसिल होने के बाद क्या बना, आपके पास आंसर आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2। मतलब अगर हमने v को इतना लिया, v को इतना लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सही आ गई। ठीक है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सही आ गई, आगे क्या नहीं, तो ये V होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो V की डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो अब देखना बेटा, ये आपके पास सेंटर है, ये रेडियस R है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट को लेते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे एक एलिमेंट लें dl लेंथ का, तो dl लेंथ के एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा, तो 2 पाई r लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है यूनिफॉर्मली q, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज स्प्रेड है यूनिफॉर्मली इतना, और dl लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, dl लेंथ पे इतना चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम dq बोलते हैं, dq इज q अपॉन 2 पाई r इंटू dl, ये इसका चार्ज है। और अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं यहां से, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल पोटेंशियल आएगी स्मॉल चार्ज की, वो आएगी के डी क्यू अपॉन में ये, है ना। सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल यहाँ निकाल रहे हैं, जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर एक पॉइंट चार्ज है, उसकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है, ये पोटेंशियल आ जाएगी। क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, आप देखो इंटीग्रेट करने का मतलब एक एलिमेंट से दूसरे पर जाओ, उसका भी सेम डिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट पे जाओ, उसका भी सेम डिस्टेंस है, फिर यहाँ वाले पे चले जाओ, उसका भी सेम डिस्टेंस आएगा, पीछे वाले पे चले जाओगे, उसका भी सेम डिस्टेंस आएगा, नीचे वाले पे चले जाओगे, उसका भी सेम। तो ये तो हम पहले कर चुके, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे एक कोन बन गया कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोन बना, तो इसमें हर एक एलिमेंट ऑफ लेंथ का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से, पी इज फील्ड पॉइंट, हर एक एलिमेंट ऑफ लेंथ का डिस्टेंस तो सेम है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसमें से k और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं, अंदर बचा डी इंटीग्रल डी क्यू। अब इंटीग्रल डी क्यू का मतलब इसका चार्ज प्लस नेक्स्ट का चार्ज प्लस नेक्स्ट का चार्ज, सबका चार्ज ऐड करने के क्या आ जाएगा, के क्यू। तो ये वही आ गया कि नहीं पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद रख लेना आप, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अ रिंग कितनी होती है, ऑल्दो ये बहुत ही इजी है, पूछ भी सकते हैं, लेकिन पूछते नहीं। बोर्ड एग्जाम एक पैटर्न को फॉलो करता है और उसी की घिसे पिटे पैटर्न के ऊपर वो आता रहेगा, ठीक है। अब आफ्टर नोइंग दिस वी कैन राइट पोटेंशियल एट ए। कौन बताएगा बेटा कितनी पोटेंशियल, पहले सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज की पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लें एक बार, के क्यू अपॉन ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल आ जाएगी, तो बेटा देखो पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव की नेगेटिव, तो इस चार्ज की पोटेंशियल ए पर कितनी आएगी, माइनस क्यू चार्ज की पोटेंशियल ए पर आएगी नेगेटिव, माइनस के क्यू अपॉन एक्स कितना है 0। तो ये बना, ये वाली एक्सप्रेशन हमने अप्लाई कर दी इसके साथ, तो माइनस क्यू की वजह से हम ए के ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एक्स कितना हो जाएगा 0। लेकिन अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ए पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की भी पोटेंशियल आएगी, तो दूसरी टर्म भी आएगी, दो पोटेंशियल ए के ऊपर आएंगी, ये इसमें क्रूशियल आइडिया है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल, ऐसी बी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल बी पर आ जाएगी इतनी, ठीक है। और पॉजिटिव की कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव की आ जाएगी इतनी, ठीक है। अब हमें वी ए में से वीबी को माइनस करना है, तो कर दो माइनस, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस करके आप ही बताओ, यहाँ ऊपर माइनस कर दें बेटा, वी ए माइनस वीबी, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जब हम ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो माइनस में आ गए, माइनस में आने से ये कितना बन गए, ये बन गए माइनस के क्यू अपॉन आर, और ऊपर 2 आएगा, लेकिन ये दोनों प्लस में है, तो इसको हम कर देंगे के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो टोटल बना बेटा, ये यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया। के क्यू को भी कॉमन ले लेंगे कि नहीं इसमें से, अब आप देख लो कौन से पार्ट के साथ मैच करती है। अगर आप मेल चेक कर रहे हो अपनी, आपकी मेल के ऊपर वर्कशीट होगी, ठीक है ना। मेल के पास वर्कशीट नहीं है तो मैं आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। आई नो हाउ हार्ड इट इज फॉर यू पीपल, बट बेटा जो हार्ड टाइम में पढ़ता है उसी को ही सक्सेस मिलती है। ये देख लो इनमें से कौन सा मैच करेगा आपका, ठीक है। अब
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो हम देखें हमने क्या निकाला है, हमने इस छोटी टर्म में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर उन्हें कहा है कि कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें कहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, हमने ये वाली टर्म निकाली, VA माइनस VB निकाल दिया। हम VB माइनस VA निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो उसमें क्योंकि ये स्मॉलर है और ये बड़ा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्म आ गई। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है और यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये आंसर बन जाएगा। ये मैच कर जाएगा, आप देख लेना कौन से पार्ट के साथ मैच करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन करना पड़ता है इसको आराम आराम से, तो इनिशिएट, ठीक है। चलो आगे वाला एक और दिया हुआ है, ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ कि नहीं करा चुका, चलो एक बार पढ़ेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ आपको, फिर नेक्स्ट नहीं करेंगे। देखो, two spherical conductors A and B of radii 1 mm and 2 mm are separated by some distance। तो ये दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके बाद इनको कंडक्टिंग वायर से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा ये मैनेज, सोचो आप एक बार सोचेंगे सब लोग, 2 मिनट के लिए इसको सोचो। हाँ बेटा, पढ़ लिया आप लोगों ने, देखना। तो ये ना मैं आपको फिर प्रॉब्लम समझाता हूँ, इसको हम जनरल टर्म्स में एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम जनरल टर्म्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखना बेटा कैसे होगा जनरल टर्म्स में सॉल्व। तो ये ऐसे आ जाएगा, तो मान लो ये आपके पास स्फीयर है और ये एक दूसरा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स ले लो। तो जनरल टर्म्स में करने का मतलब है, मान लो इसके ऊपर QA चार्ज है, इसके ऊपर QB चार्ज है। आप लोग बेटा बताएं, मुझे बताएंगे, ये वाला डिस्कशन आपने पहले तो नहीं देखा है कभी, ठीक है। मान लीजिए इसको, इसका रेडियस है RA, इसका रेडियस है RB, नहीं देखा होगा ना आपने पहले। तो इनिशियली दीज आर सेपरेटेड, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब एक के इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरे के इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब यूजुअली दे आर अज्यूम्ड टू बी फार अपार्ट, ठीक है, दे आर अज्यूम्ड टू बी फार अपार्ट। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is very large as compared to their radii, then they will be electrically isolated from one another। तो एक के ऊपर कुछ चार्ज है, हो सकता है पॉजिटिव हो, दूसरे के ऊपर भी हो सकता है पॉजिटिव हो, या दोनों पे नेगेटिव हो, या एक पे पॉजिटिव नेगेटिव हो। हम जो आर्ग्यूमेंट करेंगे वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि चार्ज क्या है, ठीक है। अब इसके सरफेस के ऊपर पहले कितनी पोटेंशियल है बेटा बताओ, इसके सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए इनिशियली वो आएगी KQA अपॉन RA, और इसके सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है, शुरू में पोटेंशियल आएगी KQB अपॉन RB, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इन दोनों चार्जेस को एक मेटल वायर से ज्वाइन कर देते हैं। सो आफ्टर यू ज्वाइन देम विद द मेटल वायर, चार्ज शेयरिंग बिटवीन देम स्टार्ट्स। इन दोनों का जो चार्ज है वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, एंड चार्ज continue to get mixed up until the time the potentials on their surfaces they both become the same। चार्जेस इन दोनों के कब तक मिक्स होते रहेंगे, जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं बन जाती। तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मींस फाइनली व्हेन थिंग्स स्टॉप चेंजिंग, ऐसे होता है ना बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, शुरू में आप रिएक्टेंट्स लेते हो और प्रोडक्ट्स लेते हो, तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करती हैं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करती हैं, ठीक है। लेकिन एज टाइम पासिस बाय, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है, एज टाइम पासिस बाय द
ठीक है। एज टाइम पासिस बाय तो देन व्हाट हैपेंस, तो दोनों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ टाइम के साथ चेंज करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पहले चार्जेस ट्रांसफर होंगे, फिर पोटेंशियल इस पे भी चेंज करेगी, इस पे भी, फाइनली दे विल बोथ सेटल टू अ कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। लेकिन तब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया होगा, अब इसके ऊपर फाइनल चार्ज आ जाएगा क्यूए डैश, ठीक है, और उसके ऊपर कितना फाइनल चार्ज आ जाएगा, तो इसका चार्ज चेंज होके बन गया क्यूए डैश, और इसका भी चार्ज चेंज होके बन गया क्यूबी डैश, ठीक है। लेकिन अब स्पेशल क्या है, जो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, ये अब क्या होगा, अब इस मेटल वायर को आप हटा दो, लेट सपोज वी रिमूव दिस मेटल वायर, ठीक है। अब इनके जो चार्जेस हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है, दोनों के ऊपर के क्यू ए डैश अपॉन आर ए इज इक्वल टू के क्यू बी डैश अपॉन आर बी, ठीक है बेटा, ये ऐसे आ गया, क्लियर है, के क्यू डैश अपॉन आर ए। अब करना क्या चाह रहे हैं, देखो आमतौर पे आपको क्या होगा, आपको इनके रेडियाई दिए होंगे और इनके इनिशियल चार्जेस क्यू भी दिए होंगे, और आपको कहेंगे कि फाइनल, आपको कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझो, दोनों के रेडियाई दे दिए, और बिफोर ज्वाइनिंग विद देम विद वायर, जो इनके पर शुरू में चार्जेस थे उन चार्जेस की वैल्यूज आपको दे दी, ठीक है। और आपसे पूछेंगे कि अगर हम इनको लंबे समय तक, मतलब टिल द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, अगर हम वायर से कनेक्ट रहने दें, सपोज इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट करके छोड़ दें, तो इनके ऊपर फाइनल चार्जेस क्या आ जाएंगे, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनके ऊपर फाइनल चार्ज डेंसिटीज क्या आ जाएंगी, सिग्मा ए और सिग्मा बी इनिशियल चार्ज डेंसिटीज है, या नई पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी, या एटसेट्रा एटसेट्रा पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हो जाएगा। तो कई तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, हम फाइनल चार्जेस निकालते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन आपको दिख रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन में से हम के को दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, लेट्स कैंसिल आउट के। तो नोन क्या है बेटा, QA and RA are known, QB and RB are also known, ठीक है। QA dash and QB dash are not known। तो हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, RB इंटू QA डैश माइनस RB इंटू QA डैश माइनस RA इंटू QB डैश इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रीराइट करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें अननोन्स कितने हैं, क्यूबी डैश और क्यूबी डैश, अननोन्स कितने हैं, दो अननोन्स है, क्योंकि आरबी और आरए तो आपको दिए होंगे, सेम नहीं होंगे, अलग भी हो सकते हैं। सेम है तो फिर तो क्यूबी डैश इक्वल टू क्यूबी डैश आ जाएगा, अगर आरबी और आरए सेम है तो। पहले एक प्रॉब्लम दी हुई थी ना ऐसी। लेकिन अब इसमें सपोज आरबी 5 mm है, आरए 2 mm है, और क्यूए और क्यूबी हमें दिया हुआ है कि ये मान लो 2 माइक्रोकूलम था, ये 4 माइक्रोकूलम था। तो अब आपको बताना है फाइनल चार्जेस क्या आएंगे, कैसे निकलेगा बेटा। तो अगर आपके पास दो अननोन्स हैं तो आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। कौन बताएगा दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, कौन बताएगा दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी बेटा। क्यूए डैश और क्यूबी डैश में एक इक्वेशन और चाहिए अपने को। जब हम एक इक्वेशन और लिखेंगे तब क्यूए डैश और क्यूबी डैश आपस में कनेक्ट होंगे। क्या इक्वेशन आएगी, क्या इक्वेशन आएगी, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी नाइस, गुड, शाबाश। देखो ना, पढ़ने का फायदा भी होता है कुछ। क्यूए डैश प्लस क्यूबी डैश इक्वल टू क्यूबी डैश प्लस क्यूबी डैश इक्वल टू, अब क्यूए और क्यूबी दिए हुए, बिकॉज चार्ज ना तो गायब हो जाएगा और ना ही कहीं से एक्स्ट्रा आ जाएगा। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द वायर एंड आफ्टर कनेक्टिंग द वायर रिमेन्स द सेम। सो दिस इज सेड टू बी एन एग्जांपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन, अब इसके अंदर दो अननोन्स हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बेटा 10th क्लास के मेथड से, नहीं, कैसे कर देंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व, आसान है। आप क्या करो, इसमें आ रहे हैं ना बेटा, तो सेकंड इक्वेशन को आप आर ए से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड कर दो, कर दोगे। सेकंड इक्वेशन को आर ए से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मैं आपको ना डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्यूए डैश और क्यूबी डैश की वैल्यूज याद रखने की। आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द मेथड टू मेमोराइज दीज इक्वेशंस, ठीक है। क्या मेथड है बेटा, मेथड ये है, देखो जो टोटल चार्ज है
टोटल चार्ज के दो हिस्से बनने हैं, ये टोटल चार्ज था शुरुआत में, अब यही बटेगा इन दोनों में, इसी के दो भाग बनेंगे। तो अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे कुछ आएगा, फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे 0.2 0.3 कुछ भी, ठीक है। तो क्यू ए डैश क्या आता है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो टोटल चार्ज है उसका कुछ फ्रैक्शन ए स्फीयर को मिलेगा और कुछ फ्रैक्शन बी स्फीयर को मिलेगा। तो ए स्फीयर को मिलने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अब इसकी भी डायमेंशन चार्ज की है, इसकी भी डायमेंशन चार्ज की है, तो ऑब्वियसली ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है इसके अंदर डायमेंशनलेस चीज आएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ ऊपर ए है तो यहाँ लिखेंगे आर ए डिवाइड बाई टोटल रेडियस, ये ट्रिक है, ठीक है। और अगर हम क्यूबी डैश लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज की क्या फ्रैक्शन। अब क्योंकि क्यूए डैश प्लस क्यूबी डैश को ऐड करके क्यूए प्लस क्यूबी ही आना चाहिए, है ना। तो आप चाहे तो क्यूए डैश को क्यूए प्लस क्यूबी में से माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आता है आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। इसको याद रखना है, जस्ट मेमोराइज दिस, राइट डाउन इट, राइट दिस डाउन एज अ शॉर्टकट एंड मेमोराइज इट, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। तो शुरुआत में बेटा सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या थे, शुरुआत में था, पहले वाले चार्ज का था क्यूब ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ए स्क्वायर और क्यूबी स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर, ये तो पहली चार डेंसिटीज थी। फाइनल चार डेंसिटीज की रेशो क्या आएगी देखना, फाइनल चार डेंसिटीज की रेशो देखना बेटा, ये क्या चीज है, ये देखो इसमें ऐसे बन जाएगा क्यूब ए स्क्वायर, यहां ऊपर लिख रहा हूं पहले इसको, क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर। अगर हम इसको इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज आ जाएगी कि नहीं, क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब हम फाइनल की निकाल रहे हैं, तो अब इसका स्क्वायर है ना, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, और रेशो लोगे तो क्या चीज सेम आ जाएगी देखना, फाइनल चार डेंसिटीज की रेशो। इन्होंने कहा है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अब देखना, जब हम इनकी रेशो लेंगे, ठीक है, इनकी रेशो लेंगे तो ये वाली चीज तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्यू ए स्क्वायर आर ए प्लस आर बी स्क्वायर, क्यू ए डैश स्क्वायर में ऊपर क्या आएगा, आर ए स्क्वायर, है ना, आर ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, आर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या आएगा, क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर है ना, क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। तो इसमें जब हम क्यू ए डैश ए स्क्वायर लेंगे तो क्या बनना चाहिए, चार डेंसिटीज है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएंगी ना, कौन सी टर्म मिस हो जाएगी वो चेक करो। ये सिग्मा डैश वाले में कुछ गलती है क्या, इसमें ये वाले में आ जाएगी, हाँ यहाँ पे ना ये क्यू डैश आएगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर गलती से कर दिया, ये स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, है ना, ये ऑनलाइन वाले काम में गड़बड़ होती है, ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें हेजी हो जाता है पर्सन, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये वाले स्टेप में गड़बड़ है ना। तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, क्यू ए अपॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर। ये लिखना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा, ये तो पहले वाली है, बाद वाली भी ऐसी आ जाएंगी, सिग्मा डैश 4 पाई खत्म हो गए यहाँ से, है ना, सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा बी डैश कितना आएगा बेटा, क्यू ए डैश अपॉन क्यू बी डैश मल्टीप्लाइड बाई आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यू ए डैश की वैल्यूज इसमें रखनी है आपको, तो जब हम रेशो लेंगे इनकी तो ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और क्यू ए के नीचे क्या आएगा, आर ए, ठीक है ना, और यहाँ पे जो आर ए आएगा, ऊपर जो आर ए आएगा वो इस आर ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। आप अगर इसको फाइनली सब्स्टिट्यूट करके देखोगे ना, ये आप बैठ के बाद में खुद करके देखना कि फाइनल चार डेंसिटीज की जो रेशो आएंगी वो आर बी अपॉन आर ए आ जाएंगी। ये तो हमने सीबीएसई वाली क्लास में किया होगा, यस या नो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, आपको सुन नहीं रहा, चैट लिख कर भेज दो, यस किया हुआ है कि नहीं ये वाला पार्ट हमने, ठीक है, किया होगा बेटा, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये आपके पास सरफेस, तो मतलब कहने का ये है, ऐसे नहीं आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, सब लोग आराम से बैठे हैं ना, तो आप जरूर यस या नो जरूर भेजा करो, सो दैट आई नो कि आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया, दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, चलो आगे आ जाएगा फिर बेटा, ये आपके पास दो मेटालिक स्फीयर्स हैं,
शुरू में इनकी पोटेंशियल्स अलग हैं, VA VB, ठीक है। इनके ऊपर शुरू में चार्जेस हैं QA और QB, तो इनके ऊपर जो फाइनल चार्जेस हैं वो आपको मैंने याद करने का मेथड बना दिया। क्या फाइनल चार्जेस आएंगे, जो टोटल चार्ज है वो दो भागों में विभाजित होगा। पहले को कितना पार्ट मिलेगा, यहाँ पे हम टोटल रेडियस ऐसे RA प्लस RB कर देंगे, A को A की प्रोपोर्शन में मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, इस इक्वेशन को देख के हमें लग रहा है, नीचे वाली के साथ कंपेयर करके देखो दोनों इक्वेशंस को, दोनों में एक पार्ट तो सेम ही है ना बेटा। क्या पार्ट सेम है दोनों में, दोनों में एक पार्ट तो सेम ही है कि ये नीचे ये RA प्लस RB और ये वाला है ना, ये तो सेम ही है। तो मतलब जो ज्यादा बड़ा स्फीयर है उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, जो RA के प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। लेकिन जो चार्ज डेंसिटीज आएंगी फाइनल सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा बी डैश, वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेडियस में आएंगी। मतलब RB अपॉन, अगर ऊपर A है तो यहाँ पे RB आएगा। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो ऐसे देखो आप, ठीक है ना, 1 अपॉन RA 1 अपॉन RB मीन्स जो स्मॉलर स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, स्मॉलर द स्फीयर मोर द चार्ज डेंसिटी। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसमें से हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन ये है कि अगर हमारे पास, ये जनरलाइजेशन है बेटा, कि अगर हमारे पास मान लीजिए अभी हमने क्या किया, एक इसको इन दोनों को हमने एक सिस्टम बना दिया मेटालिक वायर ज्वाइन करके, तो एक सिस्टम बनाने से पूरा क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल, पूरा इक्विपोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एक मेटल का पीस लेते हैं, ये एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़े टाइम पहले मैंने बताया होगा, लेक्चर में आया होगा कि जो मेटल का सिंगल पीस है वो एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, इट इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। अ मेटल पीस इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो अब इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं इससे ये रिलेशनशिप है कि देखो इसके अलग अलग हिस्सों में, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊं तो बड़ा बनेगा, तो इस भाग में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पार्ट, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज्यादा आ रहा है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो ज्यादा आएगी, क्योंकि जहां पे R कम है, रेडियस ऑफ, देखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ये ना हमने किया था एप्सिलॉन जीरो, याद है आपको, देखना मैं एक बार बता देता हूं। अगर हम ऐसे लेते हैं सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मान लो इस, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटे से एरिया में सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यही आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखना स्फीयर के लिए देख लो, स्फीयर से याद कर लिया करो, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, स्फीयर के ऊपर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जहां पे रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे R ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कम, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज्यादा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये पॉइंट आई डोंट नो कैसे आपका मिस हो रहा है, मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने किया होगा क्लास में, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे रिवाइज ही करना पड़ा है। आई एम श्योर दैट यू माइट हैव डन दिस। तो अगर मान लो सरफेस को मैं ऐसा बना देता हूँ, तो ये तो कैपेसिटर का कंसेप्ट है, मान लो मैंने सरफेस को ऐसा बना दिया, तो यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट कैन बिकम एक्सेप्शनली लार्ज। ठीक है, यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम हो गया तो क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्शनली लार्ज बन जाएगी। इसने भी कम दिखाई मैंने, बहुत ज्यादा लार्ज बन जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब जब हम सपोज इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं है, इस मेटालिक सरफेस के ऊपर द चार्ज कैरिड बाय इट इज जीरो, नाउ सपोज वी स्टार्ट पाइलिंग अप चार्ज ऑन इट,
इसके ऊपर हम चार्ज डालना शुरू कर देते हैं, तो चार्ज इसमें जीरो से नॉन जीरो वैल्यू की तरफ राइज करेगा। तो जब चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे ही आप एक जगह चार्ज डालोगे चार्ज फैल जाएगा। यूनिफॉर्मली फैलेगा नहीं, जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी आएगी, यहाँ पे काफी कम चार्ज डेंसिटी आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, और यहाँ पर इससे तो कम आएगी। ठीक है, तो वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। हाँ, अगर स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर हम चार्ज डाल रहे हैं, तो हर जगह एक जितनी चार्ज डेंसिटी आएगी, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर एवरीवेयर इज सेम। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू पुट अ चार्ज, अब आप ये देखो, ये चीज फर्स्ट डे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराई थी आपको, तब ये बात बताई थी, वेरी फर्स्ट डे या सेकंड लेक्चर में आया होगा। व्हेन यू पुट चार्ज ऑन अ स्फीयर, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑन द होल ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो चलो एनीवे, तो बेटा ये अब आपको पता चलना चाहिए कि जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उससे क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा ना, सपोज हम जीरो चार्ज से नॉन जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो आप चार्ज डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी। तो जहां पे ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम होता है, उन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से आसपास की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का चांस ज्यादा होता है। मतलब जब हम इस पे चार्ज डालना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो ये पॉइंटेड एंड्स हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जल्दी होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू है ना, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू के आसपास के मीडियम का, जैसे एयर है अगर, तो उसका एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यहां से चार्ज लीक होना पहले शुरू होगा, क्योंकि आसपास की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है कि एयर आयनाइज होगी। अब एयर में अगर आयंस क्रिएट हो गए तो एयर क्या करेगी, यहां से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये जो एयर के अंदर नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को चिपका कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब चार्ज विल गेट रिमूव फ्रॉम दिस स्फीयर, फ्रॉम दिस सरफेस, जो मेटल सॉलिड जिसके ऊपर हम चार्ज डालते जा रहे हैं, उससे चार्ज रिमूव होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ये तो बिल्कुल ही इजी और अच्छी चीज है। देखो, डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी प्रॉब्लम का डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्व करने से तो हो जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, और इसके थ्रू हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अब आप फोर्थ प्रॉब्लम अपने आप से कर सकते हैं, उसको आप ट्राई करना, ये सब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है बाकी क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो जैसे अगर मान लो मैं एक बार फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करूं, क्या इजी है, चलो आप खुद ट्राई करना। चलो कर लो फिफ्थ, है ना, आगे इनपुट हो जाएगा आपका। चलो अब आप ये मुझे खुद करके दिखाओ, 2 मिनट लो, सब बच्चे शाबाश खुद ट्राई करेंगे। देखो, प्लीज रीड द क्वेश्चन, देन वी विल मूव फर्दर। डू इट ऑन योर ओन बेटा, एक बार करो, शाबाश।
हाँ बेटा, किया आप लोगों ने? 2 मिनट और लो, ट्राई करो बेटा, अपने आप से करना पड़ेगा। मैंने कंसेप्ट आपको सीबीएसई में बताया, आंसर लिखकर भेजेंगे जल्दी से। नवदीप कह रहा है सी पार्ट। चलो नवदीप ने शायद फिनिश कर दिया, एक बार फिर डिस्कशन करने का टाइम आ गया। एक बार बेटा मैं अपना मार्कर ढूंढ लूं, मैंने कहाँ रख दिया इतना देर में। हाँ देखिए एक बार, देखो ये रिलैक्स वैसे करना चाहिए आपको काम, कोई इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम हर साल के हिसाब से चल रहे हैं, जो रेफरेंस पॉइंट लेके इस समय तक हम ये वाली वर्कशीट ही कर रहे होते हैं डिस्कस। सीबीएसई में तो हम आगे हैं, मेंस में लगभग साथ साथ हैं, इसमें हम साथ साथ हैं इस क्लास में, ठीक है। एडवांस में भी हम साथ साथ हैं। क्या जीरो? विशु जीरो आंसर निकाला आपने, ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ देता हूँ। R has another charge q is placed at the has a charge q another is the electrostatic potential at a point। चलो ला बेटा देखना, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट जो हम वो क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है ऐसे, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्फेरिकल शेल के एक्चुअली दो सरफेसेस होते हैं, है ना। एक इनर सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस। थोड़ा ड्रॉ करना हार्ड है, चलो आप काम चला लो, थिन ड्रॉ करना, इतना मोटा नहीं। तो अब क्या है इसमें, इनर सरफेस, अब इसके ऊपर क्यू चार्ज, अगर हम सिर्फ एक ही चार्ज है बेटा क्यू, अगर आप ये कंडक्टिंग शेल है इसके ऊपर आपने सिर्फ एक ही चार्ज प्लेस किया, तो वो आउटसाइड सरफेस पे रिजाइड करेगा। किसी को भी डिफिकल्टी है कि ऐसा क्यों है, तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें, तो गॉसियन सरफेस लाइंग इनसाइड द मेटल के ऊपर फ्लक्स कितना होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स तो होता है ई डॉट डी एस। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो फ्लक्स जीरो, तो इसका मतलब इस ब्लू वाले सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए कि नहीं। तो अब हमने चेंज क्या कर दिया, अब हमने चेंज कर दिया कि यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज ला के रख दिया, मान लो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है ना। तो बेटा अब जब हम यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रख देंगे, वेरी नाइस बच्चों ने किया है, तो अब इस ब्लू वाले सरफेस से फ्लक्स को फिर से जीरो करना है। उसके लिए क्या होगा कि जो अंदर वाला सरफेस है ये, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना जरूरी जरूरी है, माइनस क्यू, तभी चार्ज इनक्लोज इन दी ब्लू गॉसियन सरफेस जीरो आएगा। लेकिन क्योंकि ये जो आपका पूरा स्फीयर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो अगर हम बाहर वाले को कैपिटल क्यू से बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो बाहर स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू से बढ़ जाएगा। तो अब आप देखो, जब हम यहाँ पे ये जो माइनस क्यू चार्ज ये कहां से आया, माइनस क्यू चार्ज कहां से आया बेटा, वेयर डज दिस माइनस क्यू चार्ज कम फ्रॉम। ये जो माइनस क्यू इनर फेस के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज आया, वो बाहर से ही आया है। तो बाहर वाली चार्ज डेंसिटी कितनी बन जाएगी अब, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, बाहर वाली चार्ज डेंसिटी इतनी बन जाएगी, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां से r बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर, हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रादर, तो कैसे आएगी बेटा पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल आएगी, एक तो जो सबसे बाहर वाला चार्ज है उसकी पोटेंशियल, है ना, एक जो इनर फेस के ऊपर चार्ज है उसकी पोटेंशियल, और एक जो यहाँ सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है उसकी पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल हो जाएंगी। तो V1 मान लो ये सबसे बाहर वाले की पोटेंशियल, अब बाहर वाले की पोटेंशियल कितनी आएगी, आप लोगों को मालूम है सबको, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा सभी लोग। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
सेकंड होल्ड करना बेटा सभी लोग। हाँ चलो ठीक है बेटा। तो अब बाहर वाले की पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी को नहीं आया तो फिर पूछना, के स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इसकी वजह से वर्क डन सिर्फ सरफेस तक होगा। और सेकंड चार्ज मतलब ये इनर चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ जाएगी के माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगी प्लस के क्यू अपॉन आर बाई टू। अब इसमें ये आर आर क्यों आया, यही समझने वाली बात है। तो ये चीज आपको मैंने सीबीएसई क्लास में बता दी थी। ये नहीं समझ में आया तो आप पहले वाला वीडियो देखो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो अब ये V1 नहीं है, ये तो टोटल पोटेंशियल है ना। तीनों को हमने V1 V2 और V3 को ऐड ही कर दिया। अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा आपस में, देखना बेटा, ये Q वाली टर्म इस Q वाली टर्म के साथ कैंसिल हो गई, तो ये KQ बचा है ना, K स्मॉल Q, और यहाँ पे R बाई टू आया, यही आया ना। तो आपके पास बना KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, माइनस तो नहीं बचा, प्लस ही बचा है ना, प्लस KQ अपॉन R प्लस K कैपिटल Q 2 अपॉन R, ये आंसर बन जाएगा। यही है सी पार्ट, यस या नो, ना, KQ अपॉन कैपिटल R प्लस 2 KQ अपॉन कैपिटल R, यही सी पार्ट है। आप सोच रहे हो ना मुझे दिख रहा है, एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट सी दी असाइनमेंट बिकॉज इट इज इन स्क्रीन शेयरिंग मोड, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इसमें पढ़ाने में, या तो मैं 2-3 कंप्यूटर साथ में रखूं, उतने हो नहीं पाता। चलो, तो ये मुझे शेयर करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और करने लायक है, हो सकता है वो थोड़ा लेंदी हो, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आप मोस्टली पूरी वर्कशीट खुद ही ट्राई कर सकते हैं, बता रहा हूँ बेटा। ये वाली फिगर दिख रही है आपको, ये ड्रॉ कर लो सब लोग एक बार। आप अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये फिगर 5 वाली बेटा, प्लीज ड्रॉ इट। इसमें देखो दो सरफेसेस नहीं दिखाए, इसमें 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। प्लीज ड्रॉ फिगर 5, प्लीज ड्रॉ इट। सब बच्चे ड्रॉ करेंगे। फिगर 5 ड्रॉ करो, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। बेटा इसमें क्या है कि आप देखो, इसमें वैसे तो ना अच्छे से अगर करना है तो हर एक स्फीयर के 2 सरफेसेस हमें दिखाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इनकी बाहरी साइड है और एक अंदर वाली साइड है। ये आप ये याद रख लो कि 2 साइड्स है। ABC आप ड्रॉ मत करो, ABC को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि सबसे अंदर वाले का रेडियस स्मॉल है, बाहर वाले का रेडियस स्मॉल बी, सबसे बाहर वाले का रेडियस स्मॉल सी। बीच वाला जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है, बीच वाला स्फीयर ग्राउंडेड है, स्फेरिकल शेल, ठीक है। बाहर वाले के ऊपर कितना एक्सेस चार्ज है, माइनस क्यू। सबसे अंदर वाले के ऊपर कितना एक्सेस चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। ड्रॉ होगी बेटा, सबने फिगर ड्रॉ कर ली, होगी होगी। आगे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, है ना। अब आप क्वेश्चन, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर ली थी तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो। 2 मिनट के लिए अगर ट्राई नहीं करोगे तो डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा। करो, शाबाश, इसको ट्राई करो। मैं 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूं सोचने के लिए, सोचेंगे नहीं तो बेटा आएगा नहीं, करना है इसको, सोच लो।
समझ में आया बेटा आप लोगों को? लाओ अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ रहे हो, अभी आपके सामने खुली हुई है। पहले ए और सी को चार्जेस दिए और उसके बाद उसको अर्थ किया बी को, ठीक है। पहले ए और सी को चार्जेस दिए, उसके बाद उसको अर्थ किया, ठीक है। तो अर्थिंग मींस, अर्थिंग इज अ कनेक्शन विद विच द स्फेरिकल शेल कैन शेयर चार्ज विद द अर्थ। तो अर्थ से कितना चार्ज शेयर कर सकता है? तो अर्थ एक इनफाइनाइट सोर्स और सिंक की तरह से होता है, जितना मर्जी पॉजिटिव उसमें निकाल लो, जितना मर्जी पॉजिटिव उसको दे दो, अर्थ की पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। अर्थ की पोटेंशियल को जीरो मानना होता है। रेफरेंस में अर्थ की पोटेंशियल को हमेशा जीरो मानकर चलते हैं। और अर्थ एक इनफाइनाइट सोर्स या सिंक की तरह से इमेजिन की जाती है, जिसको हम जितना मर्जी चार्ज चाहें तो दे सकते हैं और जितना मर्जी चार्ज उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल उससे चेंज नहीं होगी। Anything connected to the earth will become equipotential with it. It will become it will come to a potential of 0 volts. ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब एक बार बेटा मैं ये फिगर बना रहा हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। जस्ट अ मिनट, देखना क्या फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो इस फिगर को नॉर्मली बना के भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एबनॉर्मली बना देते हैं। एबनॉर्मली इन द सेंस के बेसिकली है तो हार्ड, ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक्चुअली क्या है कि दो सरफेसेस दिखाना में बड़ा मजा आएगा। एक बार ड्राइंग करने, टीचर के लिए दो बार सरफेसेस बनाना जरूरी होता है, बच्चों के लिए तो जरूरी नहीं है। तब ये आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसके अंदर वाला स्फेरिकल शेल भी बना देते हैं। ये इसके अंदर वाला स्फेरिकल शेल है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बस यहाँ के बाद ना, क्योंकि ये इसको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको सर्कल बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो ट्रिकी जॉब है। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे अंदर एक और स्फेरिकल शेल है, ठीक है। ये अंदर, ये मैं दो दो सरफेसेस बना रहा हूँ हर एक के, ठीक है। हर एक के दोनों सरफेसेस बना दिए, ठीक है। अब इसमें सबसे इनर मोस्ट को क्या चार्ज दिया बेटा हमने? ठीक है, सबसे इनर मोस्ट को क्या चार्ज दिया? सबसे इनर मोस्ट को, ठीक है, कैपिटल क्यू। एक बार पढ़ना, सबसे इनर मोस्ट को हमने चार्ज दिया ए को, ए सबसे छोटा है उसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया और बी को माइनस क्यू। तो पहले ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो अंदर वाला है सबसे स्मॉलेस्ट, उसका रेडियस भी स्मॉल है और उसको चार्ज भी हमने कैप, तो ए को जो हम चार्ज देंगे वो कहां जाएगा? ये तो पक्का है कि ए का चार्ज सारा सरफेस के ऊपर जाएगा, उसके आउटर सरफेस के ऊपर। नो पार्ट ऑफ दिस चार्ज कैन लाई हेयर। इनर सरफेस पे क्यों नहीं चार्ज आएगा ए के? क्योंकि फिर क्या होगा, अगर हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो एक, अगर हम गॉसियन सरफेस यहां अंदर बनाएंगे, जो मैं अंदर रेड बना रहा हूं, इसके ऊपर फ्लक्स को जीरो कर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होती है, तो ये जो अंदर मैं स्फीयर बना रहा हूं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, तो ये चार्ज अंदर नहीं आ सकता यहां पर। नो पार्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज कैन लाई ऑन द इनर फेस ऑफ ए, all of it has to lie on outer face. We can argue by using two facts. One, the electric field inside a metal remains zero in equilibrium, and two, using Gauss theorem. इन दो फैक्ट्स को यूज करके, ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ। अब इसको हम माइनस क्यू चार्ज देंगे, है ना। इसको आपने माइनस क्यू चार्ज दिया। अब आप कहोगे कितना यहां आएगा, कितना यहां आएगा। तो अगर हम माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर प्लेस करते हैं, तो आप देखना बेटा, अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करूं, अगेन उसके ऊपर फ्लक्स जीरो करना है, तो अगर मैंने बाहर वाले आउटरमोस्ट स्फीयर को माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो माइनस, अभी मैं बीच वाले की कुछ बात नहीं कर रहा हूं, उसको हमने ग्राउंड किया या नहीं किया, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फोर सरफेसेस ऑफ द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट के फोर सरफेसेस हैं तो ये देखना, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दो हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, चार हो गए। तो अब अगर मैं ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो इसमें भी फ्लक्स जीरो करना है, तो अंदर माइनस क्यू आएगा, तो बाहर कितना बच जाएगा? अब क्योंकि आउटर मोस्ट के ऊपर टोटली माइनस क्यू है, तो बाहर वाले पे तो जीरो आ जाएगा। तो अगर सिर्फ इन दोनों पे चार्जेस है तो ये स्थिति आएगी।
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और यहाँ कुछ नहीं। अब आप कहोगे यहाँ कुछ क्यों नहीं, क्योंकि इसके ऊपर टोटल एक्सेस कितना है, 0, और एक्सेस कितना है, माइनस क्यू। तो जब सारा ही अंदर चला जाएगा, अब मान लो ये प्लस क्यू बाई 2 होता है ना, तो ये माइनस क्यू बाई होता और बाहर माइनस क्यू बाई 2 होता। समझ में आपको? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये तो पता चल गया ये माइनस क्यू सारा अंदर चला जाएगा, बाहर रहेगा ही नहीं। लेकिन अब इसको ग्राउंड करें तो क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट को, इसको अगर हम ग्राउंड कर दें, अभी मैंने इसके अंदर बात ही नहीं की थी शुरू में बिना ग्राउंड के, अब यहां पे मैं एक स्विच लगा देता हूं, अब ये ग्राउंडेड नहीं है, तो एक ग्राउंडेड का साइन वहां बनाया हुआ है, एक ये छोटा सा ट्राइंगल है वो भी ग्राउंडेड का साइन होता है। एक तो ग्राउंडेड का साइन ये हो गया, और एक ये हो गया, ये मतलब ये भी ग्राउंडेड का ही साइन है, ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आपको? तो इनर मोस्ट शेल, सॉरी नॉट मिडिल मोस्ट शेल है ना, बी रेडियस का जो शेल है वो ग्राउंडेड करेंगे, अभी नहीं है ग्राउंडेड। अभी आप पूछ सकते हो कि यहाँ कितना आएगा, ओके, अब इसमें एक और कंसेप्ट है ना, तो यहाँ पे बिफोर ग्राउंडिंग इट यहाँ भी माइनस क्यू आएगा, यहाँ भी प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, बाहर 0, तो छहों सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया 0 प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये सोच लेना क्यों आया। अब जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन डिस्टर्ब होनी चाहिए। अब क्योंकि ग्राउंड से अब बीच वाला शेयर अभी तो न्यूट्रल था, देखना ये न्यूट्रल है कि नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू, लेकिन जब इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे देन सम ऑफ द चार्ज कैन कम फ्रॉम द ग्राउंड और गो टू द ग्राउंड, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मान लो हमें मालूम नहीं है कितना चार्ज है, तो यहाँ पे अगर हम मान ले क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू करना जरूरी है कि नहीं, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि अगर यहाँ अंदर वाले में माइनस क्यू नहीं होगा तो इसके अंदर अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसमें फ्लक्स 0 नहीं आएगा। लेकिन इसके आउटर मोस्ट पे अब प्लस क्यू हो वो जरूरी नहीं है, इसके आउटर मोस्ट पे क्यू डैश होगा, क्यू डैश हो सकता है, अब क्यू डैश हो सकता है प्लस क्यू भी आ जाए, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग द मिडल मोस्ट स्फीयर may have an excess charge, so let's take this outer charge to be plus q। अब अगर ये q डैश है तो यहाँ इनर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू डैश, क्योंकि अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसके अंदर टोटल इनक्लोज 0 आना चाहिए। अब ये दोनों तो एड अप होकर 0 हो रहे हैं, तो इन दोनों को भी एड अप होकर 0 होना है, तो इसलिए यहाँ पे कितना दिखाएंगे, माइनस क्यू डैश। तो बाहर वाले पे कितना बचेगा, बाहर वाले पे कौन बताएगा, आउटर, इसको कनेक्ट करने के बाद ग्राउंड से इस पे हमने क्यू डैश मान लिया, इस पे माइनस क्यू डैश आर्ग्यू कर लिया, बाहर वाले पे कितना बनेगा, कौन बताएगा, सबसे आउटर मोस्ट पे, क्योंकि सी के ऊपर एक्सेस कितना है, माइनस क्यू, तो मान लो बाहर वाले पे एक्स बचेगा, मान लो, तो माइनस क्यू डैश प्लस एक्स कितना आना चाहिए, माइनस क्यू। ठीक है, तो बाहर वाले पे कितना बचेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। हाँ सही है, सब इतने सही बताया, तो तभी तो बाहर वाले पे टोटल माइनस क्यू बचेगा बेटा। हाँ वेरी नाइस, ठीक है, धनंजय का भी सही है। ये बेटा इसके ऊपर टोटल कितना करना है आपको, टोटल करना है माइनस क्यू। तो बस अब जब आपने ये सब बना दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर अगर आप एच सी वर्मा की बुक देखेंगे, ठीक है, विच इज अ वेरी मीन्स नाइस क्वेश्चन गिवन इन दैट बुक, इट इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल देयर। ठीक है, तो बट इन दैट सॉल्व्ड एग्जांपल वी हैव टू डू इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट थरोली, तो देयर आर मेनी पार्ट्स, नॉट जस्ट वन बट और भी पार्ट्स हैं। तो अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लो हम कई क्वेश्चन इसमें पूछे हो सकते हैं, लेकिन मान लो हमें क्यू डैश निकालते हैं पहले, है ना। क्यू डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब इसमें 3 स्फीयर्स है ना, ए बी और सी, तो हम बी की पोटेंशियल को 0 कर देंगे, बिकॉज इसको ग्राउंड करने का अर्थ वही होता है। तो आप बी के ऊपर एक बिंदु निकालो, टेक अ पॉइंट ऑन बी, सपोज हमने बी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, बी के ऊपर पॉइंट लिया पी, ठीक है, तो हम वीपी को 0 अगर कर दें तो देन जॉब शुड बी डन। इफ वी कैन टर्न बीपी इंटू वीपी इंटू 0, समझे, तो वीपी को 0 करना है, तो वीपी निकालो पहले, है ना, वीपी कितना आएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान से कहीं गलती ना हो जाए, तो मैं वीपी की एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूं, आप हेल्प करना कुछ गलत ना हो जाए। तो पी पे एक तो इसकी पोटेंशियल आएगी, इसकी आएगी के क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन में कितना आएगा सी, पी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, क्यू डैश, अब इसकी निकालेंगे, इस वाले की कितनी आ जाएगी
वो आएगी K minus Q dash upon C. At the point P, the potential due to this and this have been written. अब at the point P इसकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी? इसकी पोटेंशियल आ जाएगी कितनी? प्लस K Q dash upon B, है ना? एंड एट द पॉइंट P इसकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी? इसकी पोटेंशियल आ जाएगी प्लस K माइनस Q अपॉन B. अब एट द पॉइंट P इसकी पोटेंशियल और निकालनी बची है, तो आ जाएगी प्लस KQ अपॉन B. यही आ गई बेटा 5 चार्जेस से उनकी पोटेंशियल. देख लो मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, चेक कर लो. P पॉइंट पर सबसे बाहर वाले की पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सब आ गई सही से. ठीक है, अब इनको क्या करना है? ऐड करना है. तो KQ अपॉन B KQ अपॉन माइनस B से कैंसिल हो गया, बाकी कोई कैंसिल हो रहे हैं. ये KQ डैश C ये KQ डैश C से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? KQ डैश अपॉन B माइनस KQ अपॉन C इज इक्वल टू 0. हमें VP को 0 के इक्वल करना है, तब K तो खुद खत्म हो गया. ठीक है, तो Q डैश कितना आया? Q डैश आया, यही आया ना, KQ अपॉन C माइनस, ठीक है, KQ डैश, तो ये Q आया आपके पास B अपॉन C, ये बन जाएगा. समझ में? चेक कर लो कहीं प्लस माइनस की कोई गलती ना रह गई हो. ये Q, ये माइनस Q, ये Q डैश, ये माइनस Q डैश, ये माइनस Q प्लस Q डैश, ये सब सही है. और अब हमने क्या किया? यहाँ की पोटेंशियल को 0 करना है, तो इसकी पोटेंशियल, ठीक है, और अब इसकी पोटेंशियल और फिर इसकी पोटेंशियल प्लस KQ डैश अपॉन B माइनस KQ अपॉन B प्लस KQ अपॉन B, ये कैंसिल हो गया. KQ डैश अपॉन C कैंसिल हो गया. KQ डैश अपॉन B माइनस Q अपॉन C. मुझे तो सही लग रहा है, पर मुझे लग रहा है माइनस साइन में ना आओ, पर चलो जो भी आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, यही आंसर आ रहा है. ठीक है, बुक से देख के पता चल जाएगा. इसमें शायद आंसर सही नहीं होगा, यू कैन चेक इट फ्रॉम द बुक. कर लोगे? चेक करो, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछो. आएगा बेटा समझ में? I don't have the book, I can't check it right now. चेक कर लो, अगर बुक है तो बुक से चेक कर लो. ठीक है, क्या आंसर बनना चाहिए? कर लेंगे बेटा करेक्टली मैचिंग. हाँ, बुक से कर लेना, क्योंकि ना ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है. इसको करने के बाद आप और बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे ऐसे ही गलती से लगा होगा कि यहाँ माइनस तो नहीं आना चाहिए, पर हमने सब जगह माइनस प्लस चेक किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. और इसमें ना फंडामेंटल चीजें हैं कि ग्राउंड करने का क्या अर्थ है. अब ग्राउंड से कितना चार्ज निकलेगा आप बताओ, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हमें बी की पोटेंशियल को 0 करना है. ग्राउंड से उतना ही चार्ज ड्रॉ होगा जिससे बी की पोटेंशियल 0 हो जाए, कैपिटल बी स्फीयर की पोटेंशियल 0 हो जाए, उतना चार्ज निकल जाएगा ग्राउंड से. ठीक है, और ग्राउंड की पोटेंशियल को 0 करना है. इसमें सारे एसेंशियल आर्गुमेंट्स आ गए आपके पास, है ना, इसको करने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी. ठीक है, तो बाकी इसमें और कई है, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, एनर्जी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो जो बाकी डाउट्स हैं वो भी कर देंगे. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को और भी क्वेश्चंस बताए थे, तो नवदीप ने भी पूछा था एक आधा क्वेश्चन, वो बताऊंगा मैं अभी भी बता सकता हूँ, बट अभी थोड़ा कम टाइम है. और ऐसा करते हैं ना, आप लोग अपने एक बार इसको वर्कशीट को ट्राई कर लो. बेटा कोई भी चीज जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी में करने से आएगी नहीं. आप जो भी कर रहे हो वो समझ के करो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फंडामेंटल चीजें हैं, फिर इसमें जल्दी करने वाला पार्ट भी आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. एक बार आपको फर्स्ट ये ना करंट इलेक्ट्रिसिटी तक धीरे धीरे करना पड़ता है. तो सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस वर्कशीट व्हिच हैज बीन सेंट टू यू, and very soon we might open the office, and then I will be able to send you printouts also. But I am again telling you, even if they say